चैप्टर 4। अब आगे। अलका जा ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसके लिफाफे को छीन लिया। अलका फुर्ती से तुरंत ही सामने भाग रही, उसने लड़की को पकड़ लिया और बोल पड़ी, चोर के साथ चोरी। वाह बेटा, सिखाया तो सिखाया किसने, बोल। उसने एक जोरदार पंच उसे लड़की के चेहरे पर दे मारा। तभी वह लड़की नीचे गिर गई, जो सामने से मासूम, उसकी लंबाई 5 फीट ही होगी, छोटी सी, सांवला रंग, आंखों में एक मायूसी जिसे देख अलका बोल पड़ी, तुझे पैसों की जरूरत है क्या? ये सुन वह लड़की बोल पड़ी, हाँ, अपने भाई के लिए जो इंडिया में है। मैं यहाँ आई थी ताकि कुछ काम कर करके उसे का इलाज करवा सकूं, पर उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। अंडस्को क्लब में मेरे साथ बदतमीजी करने लगे और उन्होंने मेरे पासपोर्ट को भी जला दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने पासपोर्ट तो बनवा लिए, पर अपने भाई के लिए कुछ नहीं ले पाए बस। ये सुनकर अलका बोल पड़ी, तो इसलिए तूने मेरे पैसे चुराए ताकि गिफ्ट ले सके? ये सुनकर वह लड़की ने हाँ में अपना चेहरा हिलाना शुरू कर दिया। अलका चिंगम खाते हुए बोल पड़ी, प्रॉब्लम हमें ढूंढ ही लेती है। सच कहूँ तो देख, मेरी भी बहुत बुरी हालत है, पर मैं उतना नहीं, मैं इसमें से कुछ दे सकती हूँ, बोल। उसने पैसे में लेकर सामने लड़की को पकड़ा दिया और लड़की बोल पड़ी, क्या तुम अभी वाले फ्लाइट से जा रही हो? ये सुनकर अलका झट से हाँ में अपना सर हिलाने लगी। वो लड़की झट से बोलने लगी, मैं मानसी, हम दोनों साथ जा सकते हैं, और रही बात पैसों की तो मैं काम करके जोड़ लूंगी। ये सुनकर अलका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोलने लगी, पता है चोरी, चलो इस शराफत की दुनिया में कोई तो अपने जैसा मिला। वह तुरंत ही उसे लड़की के साथ जाकर फ्लाइट में बैठ गई और पूरे फ्लाइट को देखते हुए बहुत फिर अलका खुद से बड़बड़ाने लगी, ये तो अमेजिंग है। अगर मुझे एक एयरक्राफ्ट खरीदना हो जो पसंद हो मुझे, उसके लिए कितने पैसे कमाने होंगे। जरा इन सब की शक्ल तो देखो, कितने अंदर ही अंदर से खुश है। खुश हो भी क्यों ना, वापस अपने देश जो जा रहे हैं, पर कोई तो होगा जो मेरी तरह हो। अरे हाँ, मेरे सामने बगल वाली ही है, बोल। अलका ये सब कुछ सोचते सोचते ही सो गई। वह सपने में फिर से एक बड़े बड़े महलों वाले कमरे के अंदर चली गई, जहाँ बड़े बड़े फूल थे, उनके मुंह से फिर से वही सोने के सिक्के गिर रहे थे। तितलियों के हाथ में चॉकलेट और डॉलर के नोट थे। अलका पारियों वाले फ्रॉक अपने तक लगाए। अलका अपने लंबे बालों के साथ उड़ने वाली हाथी पर बैठी हुई थी। या देखते ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी अचानक अलका के सामने एक जंगल दिखने लगा, जहां उसे कोई लड़की दिखने लगी जो कि जंगल के अंदर जा रही। उसके पीछे कोई लड़का आ रहा था। उस लड़की के आंखों पर एक स्माइल, वही वो लड़का हवा के जैसे उस लड़की के पास आ गया, जिसे देख लड़की के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो लड़के को देखने लगी, जिसका चेहरा तो नहीं पर बड़ी हॉन्टेड नीली आंखें दिख रही, जो किसी को भी उसमें डूबने को मजबूर कर दे। ये देखते देखते उस लड़के ने लड़की के आंखों को अपने मुंह में भर लिया और उसे किस करने लगा। वही अलका अपने आंखों पर हाथ रखकर बोल पड़ी, वो आज का ये सपना रोमांटिक है, पर हकीकत क्यों लग रहा है? तभी वो लड़की जोर से चीख पड़ी। अलका की नज़र सामने गई। उस लड़के ने अपने पैने नाखून और लंबे दांत उसे लड़की की गर्दन और कमर में दहसाए हुए थे। वही वह लड़की तड़प रही थी। तभी वो लड़का अपनी नीली आंखों से अलका की तरफ मुड़ा। ये देखते ही अलका तुरंत ही वहां से भागने लगे। वो भागते भागते घने जंगल में आ गई। वही वो लड़का अलका का पीछा कर रहा था। अलका बस उसकी नीली आंखें देख रही थी और उससे बचने की कोशिश। तभी अलका की नज़र वहां पड़ी जहां बड़े भेड़ियों का झुंड, वही सामने और भी काले कपड़े में बहुत ज्यादा लोग थे। बीच में अलका भागते हुए आ खड़ी हो गई। तभी अचानक भेड़िया अलका के ऊपर आ गए, जिससे अलका की एक चीख निकल गई। वो जोर से बोल पड़ी, नीली आंखों वाला, और उसकी आंखें खुल गई। जहां अलका एक एरोप्लेन में बैठी हुई थी, सामने बैठी मानसी उसे उठाते हुए बोल पड़ी, हम आ गए, देहरादून पहुंच गए, क्या हुआ आपको? ये सुनते ही अलका चौंक के उठ गई और बोल पड़ी, क्या बकवास है ये, देहरादून अंडस्को देहरादून कैसे आ गई? मेरी टिकट तो राजस्थान की थी। अरे तुम लोगों ने फ्लाइट में भी घपला करना शुरू कर दिया। कौन है इसका चेयरमैन? मुझे अभी के अभी उस मीटिंग करनी है। यहाँ कोई राजस्थान जाना चाहता है, उसे उठाकर देहरादून ला दिया। कौन है यहाँ का, कौन है? बताओ मुझे, जवाब दो, बोल। अलका चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। वही सपने की वजह से अभी नीली आंखें और देहरादून की भूली यादें को याद कर अलका के माथे पर पसीना आ रहा था। वही वहां प्लेन के सभी एयर होस्टेस अलका को अजीब नज़र उसे देखने, उन्होंने एक कार्ड अलका के आगे रख दिया।
अलका तुरंत ही फ्लाइट की टिकट चेक करने लगी। सच में उसकी फ्लाइट लंदन टू देहरादून थी, जिससे उसकी आंखें फैल गई। वह तुरंत ही अपना एक बैग उठाकर कुछ सोचते हुए बाहर निकल गई। अलका अपना फोन झट से अभिमन्यु को लगाना शुरू कर दिया और कॉल करते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी, चंपू चंपू तू तो खेल गया मेरे साथ, स्टूपिड, मेरे सामने इतने अच्छा बना करता था। उसने तुरंत ही फोन लगाना शुरू कर दिया। बहुत बार कॉल लगाने के बाद अभिमन्यु ने कॉल उठा ही लिया। अलका गुस्सा करते हुए बोल पड़ी, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे राजस्थान की टिकट लाकर देने की बजाय देहरादून पहुंचा दिया। ये सुनकर अभिमन्यु दूसरी तरफ से नरमी से बोलने लगा, अलका यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे कॉल किया है। क्या बात कर रही हो, तुम लंदन से देहरादून चली गई? तुम्हें तो देहरादून से नफरत थी ना, फिर कैसे चली गई? और ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो अपने रिसर्च के लिए अमेरिका आया हूँ। मैं कब तुमसे मिला और कब मैंने तुम्हें ये टिकट्स दिए? ये सुनते ही अलका के हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया। उसकी नज़र फिर से सामने इस काले वाले शख्स पर पड़ी, जिसे एक हाथ कंकाल की तरह लग रहा था। वह वही अजीब तरीके से हंसते हुए अलका को देख रहा था। जिसे देखते हैं अलका के माथे पर पसीना आने लगा। वह तुरंत ही खुद से बोल पड़ी, या तो मैं पागल हूँ या पूरी दुनिया पागल हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो मेंटल हॉस्पिटल अगर मैं खोलूँ तो जल्द ही मैं अमीर हो सकती हूँ। तभी अचानक मानसी ने उसे हिलाना शुरू कर दिया। अलका जैसे होश में आई, वह बोल पड़ी, क्या है चोरनी? ये सुनकर मानसी का चेहरा उतर गया। वही अलका भी समझ गई कि उसने गुस्से में यह क्या बोल दिया है। वह जल्दी से माफी मांगने लगी। मानसी बोल पड़ी, मेरा भाई अब ठीक है, उसे लगता है मैं कोई काम करती हूँ, मैंने अभी अभी उससे बात की है। ये सुनकर अलका कुछ सोचते हुए बोल पड़ी, देख मैं राजस्थान जाना चाहती थी पर न जाने यहाँ कैसे आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अलका की आंखें नफरत से भर गई। वो बस कुछ सोच मानसी का हाथ पकड़े हुए एयरपोर्ट से बाहर आ गई, जहां उसकी नज़र सामने बोर्ड लिए एक आदमी पर पड़ी, जो के कुर्ते के साथ उसने गोलू मोलू सा उसका पेट बाहर निकल पड़ा था। ये देखते ही अलका दौड़ते हुए भाग गई और बोल पड़ी, यह मेरे रामू काका भी आ गए। बोल अलका ने उनके मुझों को उठा दिया। तभी रामू काका बोल पड़े, कहाँ जा रही थी हमें छोड़कर बिटिया? ये सुन अलका तुरंत बोलने लगी, बताया नहीं आपने कि आप मुझे लेने आ रहे हैं? काका वैसे आपको कैसे पता चला, क्योंकि मैं तो अचानक से आ गई ना। ये सुनकर वह अलका का बाग लेते हुए गाड़ी में रखकर बोल पड़े, अरे बिटिया, एक तुम ही तो हो जिसको हम हर जगह से ढूंढते हैं और याद करते हैं। आखिर यह इंतजार सदियों का था, तुम्हें तो आना ही था। ये सुनते ही अलका को बहुत अजीब लगा। उससे कहीं ज्यादा वह एयरपोर्ट के लोग अलका को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। अलका कुछ सोचते हुए मानसी को भी गाड़ी में बैठते हुए बोल पड़ी, देखो जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हें काम चाहिए, मेरे घर वाले तुम्हें दे सकते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, अब तुम्हें ये लगेगा मैं तो एक चोर थी, फिर ऐसे कैसे? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम मेरे साथ चलो। बोल अलका तुरंत ही गाड़ी में बैठ गई। वही ड्राइवर ने खुली जीप को चलना शुरू कर दिया, जो कि चारों तरफ जंगल ही जंगल, हरियाली के बीच से उसकी गाड़ी गुजरने लगी। वही देहरादून की सर्दी है, उन्हें हल्की हल्की धूप भी लग रही थी। अलका के लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह अपनी आंखों से चारों तरफ देखे जा रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी के साथ खूबसूरती महसूस हो रही थी। ऐसा लगा रहा था उसके कानों के पास किसी फ्लूट की आवाज आ रही हो जो उसे पुकार रहा है। अलका के आगे सपने वाली वो नीली आंखें, जिसे देख उसके मन में एक बेचैनी उठ रही थी। तभी मानसी अपने हाथ का न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोल पड़ी, ये सच है क्या? किसी काले साए ने यहाँ के लोगों को गायब करना शुरू कर दिया है। ये देखो, आज एक लड़की को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। ये सब कुछ क्या है? ये सुनते ही गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी रोक दी और बोलने लगा, उनका नाम नहीं लेते, ये भी एक श्राप है, जबान भी श्रापित हो जाती है। ये सुनते ही मानसी से बिल्कुल चुप हो गई। वही अलका बोल पड़ी, मानसी मैं तेरे साथ हूँ, जितनी बार लेना है उतनी बार ले, मैंने भी लिया था एक बार काला साया की जगह तू वैम्पायर बोल सकती है उसे, क्योंकि वह भी तो खून पीता है। वैसे इंसान भी तो वैम्पायर से कम नहीं, जिसे देखो वह एक दूसरे का खून चूस रहे हैं और पी रहे हैं। ये सुनकर मानसी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही रामू काका बोल पड़े, हाँ ये सच है, वह श्रापित है और एक श्राप जो हमारे परिवार के ऊपर है। ये सुनते ही अलकनंदा सामने अपने रामू काका को देखने लगी और बोल पड़ी,
मतलब सच में हमारे परिवार के ऊपर श्राप है। ये सुनते ही रामू काका बोल पड़े, एक श्राप कहते हैं, उसे श्रापित कर दिया गया और उनके सब छीन गया। उस श्राप से उनकी जीवन साथी आज़ाद कर सकती है, जिसे ढूंढने के लिए वह हमारे गांव से लेकर इस शहर के सभी लोगों को हर रात शिकार करते हैं मालिक। पर कोई नहीं जानता आखिर उन्हें क्या श्राप मिला था और क्यों हमारे परिवार की लड़कियों को ही ले जाता है, या कोई नहीं जानता। अब फिर से किसी की बारी है, बोल रामू काका अलका को देखने लगी। ये सुन अलकनंदा बोल पड़ी, रामू काका प्लीज ये सब कुछ बंद कीजिए, आप ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इन सब में कोई यकीन नहीं। काले जादू वशीकरण मैंने सारे सब कुछ बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है, बल्कि इतना पढ़ लिया है कि हर जगह मुझे ये सब कुछ तो दिखाई देता है, पर सच्चाई एक भी नहीं। इन सब के चक्कर में मेरे पापा मारे गए। बोलते ही अलका ने नफरत से अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी अचानक कार रुक गई। रामू काका बोल पड़े, जाओ बिटिया अंदर जाओ। अलका तुरंत ही सामने हवेली को देखने लगी और बोल पड़ी, हमारी ये तो बड़े पापा की हवेली है ना, हमारा राजमहल क्या हुआ। ये सुनते ही रामू काका मुस्कुराते हुए बोल पड़े, मालिक की वजह से बंद कर दिया, अब जब तुम आ गई हो तो खोलना जरूर, वो तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही अलका की आंखें फैल गई। वह रामू काका को देखने लगे, जिनके गर्दन पर अजीब तरीके का निशान बना हुआ था। वह निशान देखते ही अलका की आंखें फैल गई। वह तुरंत ही मानसी के साथ गाड़ी से बाहर निकाल के सामने हवेली को देखने लगी, जिसके पीछे एक बड़ी सी पहाड़ी और बड़े बड़े देहरादून के लंबे पेड़ दिख रहे थे। वह हवेली ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर काफी ज्यादा पुरानी थी, जिसे देखते ही अलका ने एक लंबी सांस खींचकर तुरंत ही वहां से आगे बढ़ने लगी। तभी वहां गार्डन में काम कर रहा कोई अलका के आगे आ गया और बोल पड़ा, छोटी मालकिन आप आ गई, आप आ गई। वही और नौकर अलका को देख डर रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात का सदमा लगा हो। अलका ने ये साफ महसूस कर लिया। वो तुरंत ही हवेली के नौकर को देखने लगी, जिससे वह जानती तो नहीं थी, पर वह नौकर जैसे अलका को बहुत पहले से ही जानता हो। अलका तुरंत ही मुंह बनाकर बोल पड़ी, ऐसे रिएक्ट करना बंद करो, तुम सब के सब पागल हो क्या? मैं क्या भूत हो जो तुम सब मुझे देखकर पीछे जा रहे हो? अलका तूने सही सोचा है, तेरी मेंटल हॉस्पिटल बहुत चलेगी, यहाँ तो एक से बड़े एक पागल भरे हुए हैं। तभी वह नौकर तुरंत ही बोल पड़ा, आखिर आपने अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? हम आपको लेने एयरपोर्ट आ गए होते ना छोटी मालकिन। ये सुनते ही मानसी चौक तुरंत बोल पड़ी, लेने आए होते का क्या मतलब है? हमें तुम लोग लेने तो आए थे तुम्हारे रामू काका। ये सुनते ही वह नौकर के चेहरे का रंग उड़ गया हो। वह डरते हुए पीछे जाने लगा और बोल पड़ा, वह कैसे आ सकते हैं, उनके मरे हुए तो 14 साल हो गए। ये सुनते ही अलका के हाथों से बैग नीचे गिर गया। BYYY दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले कमेंट में जरूर बताना आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 5। पहाड़ों को पीछे नदियां बह रही थी। वहां का इलाका काफी हरा भरा था। वहीं हर एक पत्थर पर बह रहे पानी के साथ रुद्राक्ष के माला पहने हुए अघोरी बैठे हुए थे, जिनमें बड़े बड़े जग थे। उन्होंने अपने सभी बॉडी पर भभूत को लगाया हुआ था। वहां बैठकर सभी लोग अपने ध्यान में लीन थे। वहां वैसे बहुत सारे अघोरी बैठे हुए थे। वहां से दूर एक गुफा में जहां आग जल रही थी, वहां एक बड़े से पत्थर पर, जिसकी लंबी लंबी उन सभी लोगों से बड़ी जटाएं थी, साथ में माथे पर महाकाल का चिन्ह बना हुआ था। साथ में वहां गुफा पर भी बड़े बड़े काले और सफेद के पंछियों का चिन्ह बनाए गए थे, जो एक दूसरे में समा रहे थे, जो काफी पुराना लग रहा। अचानक से उसे शख्स की आंखें खुल गई। वह तुरंत ही अपनी जगह से उठ गया और बाहर आकर देखते हुए बोल पड़ा, आखिर उसने उसे बुला ही लिया। मेरी हर एक मंत्र की शक्ति को उसने तोड़ दिया। इससे पहले वह तबाही मचाए और पूरी तरह से लौटे, मुझे ही रोकना होगा। जय महाकाल बोल वो अघोरी किसी की तरफ देखने लगा, जहां एक लड़का जो जिसकी उम्र 24 साल की होगी, उसके पूरे मस्कुलर बॉडी, माथे पर तेज, उसने भूत के साथ रुद्राक्ष की माला को पहना हुआ था, जिसने अपने हाथों को ऊपर उठकर सूर्य नमस्कार कर रहा था। वह अपने गुरु को देखते ही वहां से एक स्माइल से निकल गया। दूसरी तरफ
जंगल ही जंगल था वहां, जैसे अंधेरा ही अंधेरा का राज हो। वहां सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंच रही थी। वही एक बहुत ही बड़ा घर था जहां से एक बड़े से बहुत सारे मंजिल वाले घर दिख रहे थे। साथ में दूसरी तरफ एक पुराना राजमहल बीच रास्ते पर। वही उस राजमहल को कोई अपनी आंखों से देख रहा था, जो कि नीले रंग की थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वही काले कपड़ों में और भी बहुत सारे लोग थे जिनके हाथों में किसी इंसान का दिल था। तभी एक शख्स भारी आवाज में तुरंत ही बोल पड़ा, आखिर कब तक हम उनकी गुलामी करते रहेंगे? वह तो अपने सब कुछ भूलकर कहीं और ही घूम रहे हैं। ये सुनते ही उसे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने लिए नीली आंखों से वहां खड़े सभी लोगों को देखने लगा, जिससे वहां सभी लोग उसके कदमों में बैठ गए। तभी वो शख्स बोल पड़ा, अंडस्को, वक्त आ गया है, सब तैयार हो जाओ, अब शिकारी का शिकार होगा बस एक बार। दूसरी तरफ ये सुनते ही अलका के हाथों से बैग नीचे गिर गया। जब उसके घर के नौकर ने कहा कि रामू काका आज से 14 साल पहले ही मर चुके थे उस रात अंडस्को, जिसे सुन अलका के पूरे माथे पर पसीना आने लगाकर पूरी हवेली देखने लगी, जहां उसे टॉप फ्लोर पर एक काला साया नजर आने लगा, जिसे देखते ही अलका का सर चक्कर आने लगा। उसके आगे कई पुरानी यादें आने लगी। वह तुरंत ही वही घर से निकालकर गेट की तरह भागने लगे, जिसे देख मानसी उसके साथ जाने लगी। वही वह नौकर तुरंत ही पीछे जाने लगा और दौड़ते हुए हाल में आ गया, जहां एक किंग साइज चेयर पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसने सिल्क की साड़ी को पहना हुआ था। उसके गले में सोने के बड़े बड़े झुमके साथ में सोने की चूड़ियां भी थी। वह उस नौकर देखते ही घूरने लगी। वो नौकर बोल पड़ा, वह वापस लौट आई है, वह वापस लौट आई है, वह बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है। ये सुनते ही वो औरत अपने लंबी सांस खींचकर सोफे से उठ गई और बोल पड़ी, ये कैसे हो सकता है? वह लंदन में थी, हमने उसे वहां हर एक चीज दिया, वह यहाँ कैसे आ गई? सुना आपने, वह वापस आ गई। बोलते हैं वहां डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए तुरंत ही शख्स खड़ा हो गया, जो देखने से 55 के बीच का था। उसने रॉयल कपड़े पहने हुए थे। वह तुरंत ही अपनी आंखें दिखाते हुए बोल पड़ा, मालती वह वापस आ गई, पर हमें बताया क्यों नहीं? अभी लंदन वाले हमारे घर फोन करो। ये सुनते ही मालती गुस्सा करते हुए बोल पड़ी, अजी आप ये सोच रहे हैं वह वापस कैसे आ गई? यह सोचिए कि आ गई है तो अपने साथ कौन सी तबाही लाई है। ये सुनते ही उसे शख्स के बगल में खड़ा मनोहर जी बोल पड़े, बस करो मालती, चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें तुरंत ही बात करनी होगी उनसे। आखिर अलकनंदा जब वापस आ गई तो घर में पैर रखने की जगह वह कहाँ चली गई अब? ये सुनते ही वो नौकर तुरंत ही बोल पड़ा, उन्होंने कहा कि उन्हें रामू काका लेकर आए हैं, पर यह कैसे हो सकता है? ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फैल गई। मनोहर जी जो अलका के बड़े पापा थे, वो अपने बगल में खड़े अलका की बुआ मालती जी के पति मनोज जी से बोल पड़े, जाओ जाकर अलकनंदा को वापस लेकर आओ, इससे पहले वह राजमहल में कदम रखे, हम उसे पहले देव के पास लेकर जाएंगे। ये सुनते ही मनोज जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वही मालती जी सदमे में से तुरंत ही वही सोफे पर गिर पड़ी। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से किसी की चीखने की आवाज आने लगी, साथ में दरवाजा खोलने की भी, जैसे किसी को बंद करके रख दिया गया हो और वह एक दर्द के साथ चीख रहा हो। ये सुनते ही और सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दूसरी तरफ अलकनंदा एक रोड पर बस भागे जा रही थी। वह कुछ देर हुई पहले नौकर के बोले गए बातों को सोच रही थी। उसके मन में न जाने कितने सारे एक साथ ख्याल आ रहे थे, जा रहे थे। उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। उसके कानों में बस फ्लूट की आवाज आ रहा थी, जैसे कोई बुला रहा हो। साथ में वही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछा कर रहा हो। ऐसा होते ही अलकनंदा को पूरी बॉडी में हल्का सिरन दौड़ने लगी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, साथ में अपने मोबाइल को भी उसकी नज़र सामने गेट पर पड़ी, जिस पर साफ लिखा हुआ था दून यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च। ये देखते ही अलकनंदा को एक झटका सा लग गया। खुद से बदबदाते हुए बोल पड़ी, वो यहाँ कैसे आ गई? तभी उसकी नज़र सामने पड़ी, जहां बहुत सारे स्टूडेंट किसी के लिए चीयर्स कर रहे थे। वही 3 लोगों ने ब्लैक कपड़ों के साथ अपनी हुलिये को लगाए हुए अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था, जिससे वहां खड़े सभी स्टूडेंट चीयर्स कर रहे थे। ये देखकर अलकनंदा को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी अचानक एक लड़के ने अपने चेहरे का हुडी हटा दिया। उस शख्स की नीली आंखें, उसने मास्क को पहना हुआ था।
ये देखते ही अलकनंदा को उसके सपने वाले लड़कों को याद आने लगा जिसे कितनी बेहरामी के साथ एक लड़की को मार दिया था। वह नीली आंखें देखते हुए अलकनंदा बस उसे लड़के को ही देखे जा रही थी। तभी अचानक किसी ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजा दिया। जो मानसी थी वो तुरंत बोल पड़ी, अंडिस्को अलका तुम उसे क्यों घूर रही हो, प्यार हो गया क्या? जैसे ये सारे स्टूडेंट पागल हो गए हैं उन्हें देखकर उस ग्रुप को। ये सुनते ही अलका तुरंत ही अपने बालों में खुजली करते हुए बोल पड़ी, हाँ ऐसा कोई नहीं जिससे अलका इम्प्रेस हो सके, बस मैं ना जाने कैसे और क्यों यहाँ आ गई। जरा ध्यान से देखो, यहाँ खड़े हुए लड़के उन्हें छोड़ मुझे देख रहे हैं। मानसी ने ध्यान दिया, वहां खड़े कॉलेज के सभी लड़के सच में अलका को भी देख रहे थे। अलका तुरंत ही अपने मुंह में चिंगम खाते हुए बोल पड़ी, अलका है ही, उसे जो भी देखता है बस देखता रह जाता है। ये बोल वो अब तुरंत ही वही स्वैग से चलने लगी। तभी अचानक उसका पैर मुड़ गया। अलका इससे पहले जमीन पर करती किसी ने उसकी कमर को पकड़ लिया, जिसे देख अलका उस शख्स की आंखों में देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस शख्स की आंखों ने अलका को कैद कर लिया। तभी वो शख्स सर्द आवाज में बोल पड़ा, डूबने के लिए यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, साथ में ऊंची पहाड़ियां भी, चाहो तो वहां से कूद या किसी नदी में डूब के अपनी जान दे सकती हो बजाय मेरी आंखों के। ये सुनते ही अलका जैसे होश में आए हो वह तुरंत बोल पड़ी, तुम वही हो ना जो मेरे सपने में आए थे? ये सुनते ही वह शख्स जैसे उसके होठों पर स्माइल आ गई हो। मास्क की वजह से अलका वह स्माइल तो नहीं देख पाई, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। वह लड़का तुरंत ही वहां से जाने लगा। वही अलका उस लड़के के पीछे जाने लगे और बोल पड़ी, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बिना मेरे सवाल के जवाब दिए नहीं जा सकते। पर वो लड़का तुरंत ही वहां से जंगल की तरफ जाने लगा। अलका पूरी कॉलेज को अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, जो कि काफी पुराना लग रहा। वही उस लड़के के पीछे बहुत सारी लड़कियां थी। अलका को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक एक लड़की ने उसे लड़के का हाथ पकड़ लिया और बोल पड़े, हेलो मैडम, आते ही कॉलेज के मोस्ट वांटेड पर डाका डाल दिया। आई मीन उसने तुमसे बात की, यह तो ताज्जुब हो गया, ऐसा पहली बार हुआ है। ये सुनते ही अलका ने अपना हाथ छुड़ा लिया और भागकर उसे लड़के के पीछे जाने लगी। उसकी नज़र वहां पड़ी जहां वह लड़का उसे एरिया में उसे कहीं भी नहीं देख रहा था। उसे जंगल में बस चिड़ियों की आवाज आ रही थी। अलका पीछे मुड़कर देखा तो उसे कॉलेज नजर आया। वह कॉलेज से काफी दूर निकल गई थी। ये देखते ही अलका की आंखें फैल गई। वही उसे महसूस हो रहा था कोई उसके आसपास है। कानों में फिर से फ्लूट की आवाज आने लगी, जिसे सुन अलका सब भूलने लगी। उसके ओंठों पर एक स्माइल आ गई। तभी अलका को उस म्यूजिक को महसूस कर रहे थे थी कितना दर्द था उस फ्लूट में, जिससे वही अलका के लंबे लंबे बाल हवा में लहराने लगे। तभी अचानक अलका ने तुरंत ही अपने गर्दन के पास कुछ महसूस हुआ, जिससे वह तुरंत ही वहां से भागने लगी। तभी उसका एक पैर एक पेड़ की लता में फंस गया। अलका वही गिर पड़ी और जोर से बोल पड़ी, मेरे पास मत आना। वही अलका की नज़र सामने पड़ी जहां कोई नहीं था। अलका मुंह बनाते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसे वहां से एक पूर्ण राजमहल नजर आ रहा था, जिसे देखते ही अलका की धड़कन एक बार फिर से बढ़ गई। वह बस बिना अपनी पलकों को झपकाए उस महल को देख रही थी। तभी उसे उसके गर्दन पर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई अपनी सांस छोड़ रहा हो। अलका तुरंत ही फिर पीछे मुड़ गई। ये देखते हैं उसकी आंखें फैल गई, वहां फिर कोई नहीं था। वही पेड़ के पीछे जो काले कपड़ों में था, जिसका हाथ जला हुआ था, उसकी नजरें अलका पर ही थी। अलका की सांस बढ़ गई थी। वह डरते हुए अपने चारों तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा जैसा अंधेरा होने को वह तभी उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज आने लगे, जिसकी आवाज सुन अलका उसी तरफ जाने लगे। तभी किसी ने अलका का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखते ही अलका जोर से चीख पड़ी। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये बुक पसंद आ रही है तो कमेंट करना ना भूलें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी।